नमस्कार। तो मैं शुभम शर्मा पेश हूँ लेकर एक नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है फंडामेंटल राइट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने संविधान के स्रोतों के बाद तक चर्चा कर दी थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अधिकांश आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां पर पॉलिटी का क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वहां पर अधिकांश क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट से बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आज इस टॉपिक को और इससे अगले टॉपिक्स को भी आज मैं कंप्लीट करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यूजफुल उतना ही है। ठीक है, एक वीडियो आपके 10 वीडियो के बराबर ही रहेगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। नोट्स की टेंशन लेना मत, अगर खुद बना सकते हो तो अच्छी बात है, और फिर भी अगर आपको प्रिंट करवाने हैं तो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप इसके नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आराम से इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक तो वो आप अपने आप करते रहिएगा। देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? देखिए, वो अधिकार जो जनता के हित के लिए दिए जाते हैं, मतलब जनता का हित है इसमें। मतलब गवर्नमेंट के लिए तो ये नेगेटिव प्रवृत्ति के होंगे, यानी कि नकारात्मक प्रवृत्ति के होंगे, पर जो देश की जनता है उसके लिए ये आपकी सकारात्मक प्रवृत्ति के होंगे। यानी कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म से ही उसको मिलते हैं, जो भारतीय है। ठीक है, भारतीय के जन्म से ही उसको प्राप्त होते हैं, इन्हें छीना नहीं जा सकता। लेकिन अंडर सम सर्कमस्टेंसेस आप इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने सस्पेंशन की पावर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। तो हम इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, पर फिर भी आपके सारे के सारे मौलिक अधिकार कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर फंडामेंटल राइट्स कभी भी गवर्नमेंट इनका मिसयूज करती है या मिसलीड करती है, तो इस फंडामेंटल राइट्स का जो हमें सबसे बड़ा संरक्षण प्राप्त होता है, तो याद रखना वो है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक अंग रक्षक या फिर आपके स्वयं रक्षक के रूप में यहां पर एक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स पर। सुप्रीम कोर्ट है तो आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनने की किसी की ताकत नहीं है। ठीक है, यानी कि ये उच्च न्यायालय ही है जो आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, और देश में सभी नागरिकों को अधिकार मिले ऐसा वो संरक्षण आपको देता है। तो अगर हम बात करें तो कितने अधिकारों की बात करते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो मानव अधिकार भी होते हैं, मौलिक अधिकार भी होते हैं, और संवैधानिक अधिकार भी होते हैं। ठीक है, जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं, मानव अधिकार कौन से अधिकार हैं? तो मानव अधिकार वो अधिकार होते हैं जो प्राकृतिक रूप से मनुष्य को प्राप्त होते हैं, यानी कि ये जन्म से प्राप्त नहीं होते, ये आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में मानव अधिकारों का कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, इनमें कानूनी संरक्षण आपको प्राप्त होता है। मानव अधिकार ऐसा है कि जैसे मानवता के विरुद्ध मतलब मानवता, अगर आप मानव तस्करी कर रहे हो तो वो भी आपका मानव अधिकार हो गया। ठीक है, बाल मजदूरी कर रहे हो वो भी आपका मानव अधिकार हो गया। ठीक है, देह व्यापार कर रहे हो वो भी मानव अधिकार के अंडर आ गया। तो ऐसे अधिकार जो मानवता के लिए हैं, मानव के लिए हैं, वो सारे मानव अधिकार होते हैं। ठीक है, ये भारत के संविधान में शामिल नहीं होते, यानी कि भारत के संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता आपको मानव अधिकार। इसके लिए एनएचआरसी बना हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया हुआ है, जिसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि किसी भी मानव के अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, ये देख देख उसकी है एनएचआरसी की, जो एक आपकी क्या है, एक कमीशन है। ठीक है, आपसे पूछे वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो असंवैधानिक है, यानी कि वो संविधान में उसका जिक्र नहीं है एनएचआरसी का। ठीक है, उसको बनाया गया है किसके तहत? कानून के तहत उसको बनाया गया है, मानव अधिकार को। ठीक है, तो इसको कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है, यानी कि कानून का संरक्षण यहां पर मिलता है मानव अधिकारों। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो जन्म से ही भारतीयों को प्राप्त होते हैं, यानी कि भारत में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति जन्म से ही उसको मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखें कि मौलिक अधिकार यानी कि वही जिनकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इन पर न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है। अगर मैं कहूं कि गार्जियन किसको कहा गया फंडामेंटल राइट्स का, तो याद रखना गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, आप हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट में भी इसके लिए जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। ठीक है, पर दोनों में रेट लगाने के तरीके अलग हैं। ठीक है, इन पर न्यायालयों का संरक्षण प्राप्त होता है, जबकि मानव अधिकार में कानूनी संरक्षण है। यहां पर न्यायालय का ही संरक्षण प्राप्त है। ये संवैधानिक अधिकार है, यानी कि ये वो अधिकार हैं जिनका जिक्र संविधान में किया गया है। संविधान बनाते समय यह भी देखा गया कि जनता के हित में ही सरकार रहे, यानी कि ऐसा ना हो कि जनता
अपना अलग चल रही है और सरकार अपना वहां पर क्या कर रही है, वहां पर एक तरीके से डिक्टेटरशिप लागू कर रही है। तो डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती जब तक मौलिक अधिकार है। ठीक है, जब तक संविधान है तब तक तानाशाही नहीं आ सकती। तो इसलिए मौलिक अधिकार उतने ही ज्यादा आपके लिए क्या हो जाते हैं, यूजफुल हो जाते हैं। जब हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये वो राइट्स हैं जो मौलिक अधिकार के अलावा मिलते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, वोट देने का अधिकार। ठीक है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू कास्ट वोट। ठीक है, आपको पता है कि हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार है, और वोट केवल कौन देगा, जिसके पास भारत की नागरिकता होगी। वैसा नहीं है भारत में चुनाव हो रहा है और वोट देने आ रहा है कोई यूएसए से जिसकी नागरिकता यूएसए की है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वोट कौन देगा, वोट देगा वही व्यक्ति जिस पर भारत की नागरिकता होगी। वोट देने की एज अगर मैं बात करूं तो 18 साल वोट देने की एज होती है। ठीक है, ये जो 18 साल की एज है, पहले ये 21 साल हुआ करती थी। 21 से 18 साल की एज किसने करी है? ठीक है, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि पहले 21 साल की एज हुआ करती थी वोट देने के लिए, लेकिन उसके बाद इसे घटाकर 18 कर दिया गया। तो बताओ कौन सी संविधान संशोधन में 21 से 18 एज करी गई है और किसके द्वारा ये करी गई है? ठीक है, दोनों आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि वहां पर कौन सा सही है और किसका गलत है। ठीक है, तो वोट देने का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है। कानून के सारे अधिकार संविधान के अंदर होते हैं। कानून कभी भी संविधान से बाहर होकर नहीं चल सकता। राजनीतिक अधिकार, राजनेताओं के पास जितने भी अधिकार है वो भी संविधान के दिए हुए ही अधिकार है। तो कहने का मतलब है कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। भारत में रहने वाला हर एक नागरिक संविधान से बाइंड है। ठीक है, और संविधान वो कड़ी है जिसने सब लोगों के हितों को बचाया हुआ है। समझ रहे? तो आपको याद रखना है कि अगर मैं राइट्स की बात करूं तो मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, 3 प्रकार के अधिकार हैं। मानव अधिकार जिनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकार जिनका न्यायालय में संरक्षण प्राप्त है और इनका संविधान में जिक्र है, और ये जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जबकि मानव अधिकार जन्म से नहीं मिलते। ठीक है, जब हम संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं तो संवैधानिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनका जिक्र आपका संविधान में है, और ये मौलिक अधिकार के अलावा अधिकार है। जैसे वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, अब देखो, आप किसी को जबरदस्ती तो कहोगे नहीं भाई वोट दे वोट दे वोट दे, लेकिन आप उसको उसका कर्तव्य ध्यान दिलाओगे। आप कहोगे अगर आप वोट कास्ट करोगे तो देश में जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आएगी वो एक अच्छे रूप में अपना कार्य कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि अच्छी सरकार को आने का मौका मिलेगा, अच्छे लोगों को सरकार में आने का मौका मिलेगा। इसलिए सरकार भी इस बात पर जोर डालती है कि हर सिटीजन को वोट कास्ट करना चाहिए। फिर भी ये परसेंटेज हम 80% या 90% से ऊपर कभी टच ही नहीं कर पाते। हम 60 या 65 या बिलो 70 तक ही रहते हैं। यानी कि 30% जनसंख्या ऐसी है जो अब भी वोट को कास्ट नहीं करती है, जबकि वोट हर किसी का अधिकार है, इसलिए वोट कास्ट करना चाहिए। आपका ये प्रतिशत 100% होना चाहिए कास्ट का करने का वोट का, पर ड्यू टू इलिटरेसी और ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग लोग जो है वोट देने नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि यू हैव टू कास्ट द वोट। ठीक है, और अगर हम अधिकारों की बात करें, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो आपको पता है फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहां से लिए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं कहां से? मैंने आपको बताया है, जब संविधान के स्रोत बताए थे, तो याद रखिएगा आपने इन्हें बिल ऑफ राइट्स से लिया है। कहां से लिया है? बिल ऑफ राइट्स। और बिल ऑफ राइट्स का जो जिक्र है ना वो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को कहां से लिया है? तो यूएसए की संविधान से लिया है, बिल ऑफ राइट्स से लिया है फंडामेंटल राइट्स को। यानी कि वहां पर बिल ऑफ राइट्स का जिक्र था, यहां पर फंडामेंटल राइट्स हमने उसको लेकर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद अगली बात पर आते हैं, क्या सभी फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? तो बिल्कुल, ये आपको पता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब संवैधानिक अधिकार हैं, यानी कि संविधान ने ही हमें ये अधिकार दिए हैं। तो इसलिए सभी फंडामेंटल राइट्स, सभी मौलिक अधिकार हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। पर क्या सभी संवैधानिक अधिकार आपके मौलिक अधिकार होंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वोट देना आपका संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। ठीक है, इसलिए आप याद रखना सभी संवैधानिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कभी नहीं हो सकते, बल्कि सभी फंडामेंटल राइट्स आपके संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि उन्हें संविधान ही देता है। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं सांविधिक अधिकार। सांविधिक अधिकार यानी कि स्टैट्यूटरी राइट्स, ये क्या होते हैं? जिन अधिकारों को संसद बनाती है पर उन्हें संविधान में ना जोड़ा जाए। जैसे सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार यानी कि आपका जो राइट टू इन्फॉर्म है, जो आरटीआई है। पहले तो मेरा यही सवाल कि आप मुझे बताइए आरटीआई आया कब था? ठीक है, सूचना का अधिकार आया कब है? ठीक है, और उसके बाद लोकायुक्त।
लोकायुक्त, ये जो दोनों हैं इन्हें सरकार ने कानून के तहत बनाया, यानी कि संविधान में जोड़े नहीं गए हैं ये, इन्हें अधिकारों को संसद ने बनाया है लोकसभा और राज्यसभा में पारित करके। ऐसे राइट्स जिन्हें संसद में बनाया जाता है उन्हें हम स्टैट्यूटरी राइट्स कहते हैं, जिनका संविधान में नहीं जोड़ा जाता या संविधान में जिक्र पहले से नहीं होता है। सूचना का अधिकार बड़ा इंपॉर्टेंट अधिकार है जिसको हम आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्म, और याद रखना ये 2005 का नियम है, ठीक है, यानी कि 2005 में आपका सूचना का अधिकार पारित हुआ है और 2006 में ये लागू हुआ है, ठीक है। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी से ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से कार्य हो रहा है। अगर आपके ग्राम में या आपके सड़क शहर में कोई सड़क बन रही है और आप जानना चाहते हैं कि ये सड़क कितने बजट में बनी है और किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें टेंडर में चली हैं, वो आप सूचना ले सकते हैं और गवर्नमेंट इसमें बाध्य नहीं होती, वो आपको रोक नहीं सकती सूचना लेने के लिए, ठीक है। लेकिन सूचना का मतलब ये नहीं है अब आप ये पूछोगे प्रधानमंत्री कल कहाँ जा रहे हैं इसकी सूचना दो, प्रधानमंत्री कल कहाँ गए थे इसकी सूचना दो, क्या पहना था इसकी सूचना दो, क्या खाया था इसकी सूचना दो। तो हर चीज में एक अपवाद है, ठीक है। अपवाद है जिसके आप अपने अधिकारों का फायदा ना उठा पाओ, इसलिए अपवाद इसलिए जरूरी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अगर हमने जनता को ऊपर कर दिया तो फिर सरकार नीचे हो जाती है और सरकार को ऊपर कर दिया तो जनता नीचे हो जाती है, दोनों में समांतर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की परिभाषा, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो जन्म से प्राप्त होते हैं और चहुमुखी विकास ये करते हैं। चहुमुखी विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट करते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते हैं और मोरल डेवलपमेंट करते हैं, और इन पर जो है नागरिकों को संरक्षण प्राप्त होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपके जो मौलिक अधिकार है ना, वो भारत के नागरिक के लिए तो सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, जबकि भारत की सरकार के लिए वो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि भारत की सरकार को वो कोई ऐसा कानून बनाने से रोकते हैं जो कानून नागरिकों के हितों के अगेंस्ट होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि संविधान में पहले ही मौलिक अधिकारों का जिक्र है और उन मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन कर रहा है? तो वो स्वयं न्यायालय कर रहा है। तो इसलिए कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को हनन कर दे। अब आपके पास क्या क्या अधिकार है उनकी चर्चा भी थोड़ी देर में करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं, ठीक है। और विश्व में सबसे पहले जो मौलिक अधिकार हैं वो कहां से मिलते हैं? तो विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जिक्र ब्रिटेन से मिलता है, राजा जोन के द्वारा, ठीक है, एक मैग्ना कार्टा के थ्रू। मैग्ना कार्टा यानी कि जिसे आप आज के समय में अध्यादेश कह देते हैं। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इन्हें 4 केसों में हमने बांटा हुआ है। पहला होता है साधारण। साधारण अधिकार है जिसमें आर्टिकल 12 और 13 का जिक्र है। वर्गीकरण में अगर बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक। फंडामेंटल राइट्स के अपवाद कौन कौन से अपवाद है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो फंडामेंटल राइट्स में अपवाद के रूप में आपको देखने की मिलेगी। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपके अपवाद हैं, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन, इनका कहां कहां आप इस्तेमाल करते हैं, कौन है जो इसको अप्लाई करवाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना कि आपके संविधान के जितने भी मौलिक अधिकार है वो संविधान में अप्लाई होते हैं इस आर्टिकल 35 के तहत। आपसे अगर पूछे कि मौलिक अधिकारों को अप्लाई करवाने वाला कौन सा अनुच्छेद है तो वो अनुच्छेद आर्टिकल 35 है। आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में, तो याद रखना आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपके सारे के सारे कौन से अनुच्छेद हैं? ये सारे आपके मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपका सारा भारत और उसके राज्य क्षेत्रों की वार्तालाप करता है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपके भारत की नागरिकता की बात की जाती है और 12 से लेकर 35 आपके क्या करे जाते हैं? मौलिक अधिकारों की बात की, ठीक है। तो सारे मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। फंडामेंटल राइट्स की प्रवृत्ति नकारात्मक है। मैंने आपको बता दिया कि सरकार को ऐसा कोई कानून बनाने से रोकती है जो नागरिक के मौलिक अधिकारों का हित जो है छीन ले। ऐसा कोई कानून सरकार कभी नहीं बना सकती, ठीक है। आर्टिकल 12 की बात करें तो ज्यादा डीपली आपको जाना नहीं, अगर डीपली पढ़ना है तो वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लिखा हुआ हर चीज बहुत डीपली से लिखा हुआ है। आप पीसीएस तक की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपकी इसमें बहुत आराम से पॉलिटी कवर है। राज्य की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो राज्य की परिभाषा यानी कि क्या है राज्य, किसे आप राज्य कहेंगे, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा में यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर का जिक्र है, यानी कि केंद्र आपकी कार्यपालिका और केंद्र की विधायिका। ऐसे ही अगर राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका, इन सबका जिक्र राज्य की परिभाषा में है। आपकी लोकल गवर्नमेंट जैसे कि नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, इन सबका भी, और अन्य पदाधिकारी जो होते हैं जैसे कि जो नियम को बना रहे हैं वे उसे लागू करवा रहे हैं, जैसे एलआईसी हो गई, ओएनजीसी हो गई, एनटीपीसी हो गई, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या है? ये राज्य की परिभाषा है। लेकिन आपसे बस इतना आपको याद रखना है कि आर्टिकल 12 क्या बताता है, तो वो बताता है कि राज्य की परिभाषा के बारे में, ठीक है।
जो जो सरकार से जुड़े हैं वे सब राज्य कहलाते हैं। याद रखना, जितने भी सरकार से जुड़े हैं वे सब क्या कहलाते हैं? राज्य कहलाते हैं। और सरकार का काम क्या है? वो विधि को बनाती है, विधि को लागू करवाती है, जनता के लिए कार्य करती है, जनता को नियमों से बांधती है और जनता पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। ये सब चीज आपकी क्या है? राज्य है। ठीक है। न्यायपालिका भी राज्य है क्योंकि वो भी विधि बनाती है। भाई कोई कानून ऐसे होते हैं ना, कई कानून तो खुद ही कोर्ट बनाती है, और कानूनों को जीरो करने की भी शक्ति न्यायपालिका के पास ही होती है। ठीक है। अगर कोई भी कानून ऐसा सरकार ने बना दिया है जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो ऐसा कानून बनते ही शून्य हो जाएगा, और इसे शून्य करने की ताकत होती है न्यायपालिका के पास, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण ही सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है ही नहीं। भाई न्यायालय तो स्वयं से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ठीक है। 3 पार्ट हैं आपके। आपके कौन कौन से? लेजिस्लेचर पार्ट है आपका, 3 स्तंभ कहे जाते हैं ना, लेजिस्लेचर कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, और आपका प्रेसिडेंट होता है। और चौथा पिलर जो है वो न्यायपालिका है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है। उस पर तो आपका कोई रोक टोक ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं भाई फंडामेंटल राइट्स के गुण क्या है। फंडामेंटल राइट्स के यही है कि तो 4 प्रकार का विकास होता है। मैंने चारों विकास आपको बता दिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल, सारे डेवलपमेंट करती है। स्वतंत्रता की भावना रखती है। भाई आपको भी लगता है यार हम एक ऐसे देश में है, ऐसे स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं जहां हमारे अधिकार हमारे को स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी हमें देते हैं। ठीक है। वरना आप नॉर्थ कोरिया देखिए, क्या नॉर्थ कोरिया में फंडामेंटल राइट्स होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि वहां स्वतंत्रता की भावना आएगी ही नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है। वहां लोग वही चीज देखेंगे जो उनका डिक्टेटर वहां पर कहेगा, जबकि हमारे पास ये कोई बाध्यता ही नहीं है। भाई हम अगर अपने टीवी में चाहे तो सेटो मैक्स देखें, चाहे सूर्यवंशम देखें। ठीक है। ये हमारी वो है स्वतंत्रता। ऐसे ही समानता का एहसास होता है, यानी कि सभी लोग समान है, ये भी समानता का एहसास होती है। देश में एकता और अखंडता हमेशा बनी रहती है अगर फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। मौलिक अधिकार है। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा था कि भारत जैसा कोई दूसरा देश है ही नहीं। ठीक है। ये सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया देश है। अगर हम साधारण अधिकार की बात करें और मौलिक अधिकार, मैंने ऑलरेडी बता दिया, साधारण अधिकार में आपको कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है, जबकि मौलिक अधिकार में स्वयं न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है। और मौलिक अधिकार की जो प्रवृत्ति है वो सरकार के लिए नकारात्मक है, जबकि जनता के लिए सकारात्मक है। कोई भी सरकार ऐसा कानून बना ही नहीं सकती जो आपके मौलिक अधिकारों का क्या कर दे? हनन कर दे। अगर ऐसा कोई भी कानून बनाती है तो तुरंत न्यायालय की शरण में जाती, वो न्यायालय की शरण में आती, कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑलरेडी बता दिया कि आपका गार्जियन फंडामेंटल राइट्स का कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और किसके आर्टिकल आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो ये आर्टिकल 32 है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। याद रखना आर्टिकल 32 दिमाग में बैठा लो, आर्टिकल 32। ठीक है। ये वो आर्टिकल है जो आपको इस भारत में किसी भी ऐसे अधिकार को छीनने से बचाता है जो आपका मौलिक अधिकार है। यानी कि अगर सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो आपसे आपके घूमने की आजादी छीन रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा कानून बना दिया जो आपसे आपके जीने की आजादी छीन रहा है, कोई ऐसा कानून बना दिया जो आपसे आपके धर्म की आजादी छीन रहा है, स्वयं आप यकीन मानिए, आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कीजिए आर्टिकल 32 के तहत, और रिट दायर करते ही सुप्रीम कोर्ट उससे सुनेगी, और सुनते ही अगर वो कानून ऐसा हुआ जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो बनते ही शून्य हो जाएगा। यानी कि सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन न्यायालय में बनते ही वो शून्य हो जाएगा अगर वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर गया। ठीक है। भले ही वो लोकसभा से राज्यसभा सबसे पास हो गया हो, भले ही प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया हो, कुछ भी हो गया हो, कानून बनते ही शून्य हो जाएगा। ठीक है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। यह है संविधान की ताकत। बात करें फंडामेंटल से रिलेटेड याचिका कहां कहां डाल सकती है, तो मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में डाल सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट आपकी गार्जियन है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत हम जा सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट में हम आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। हाई कोर्ट आपको एक बार को मना कर सकता है, यानी कि अगर उस पर बहुत सारे केसेस हुए या पेंडिंग बहुत सारे केसेस हुए तो एक बार को वो आपको देरी भी कर सकता है या मना भी कर सकता है कि भाई हमारे पास बहुत पेंडिंग केसेस हैं, आप इसे सुप्रीम कोर्ट में लगाओ रिट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपके कभी भी मना नहीं कर सकता अगर आपने कोई भी रिट दायर कर दी है जो आपके अधिकारों का हनन कर गई है, मौलिक अधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट को वो सुनना ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ने ये ताकत दी है, संविधान ने ये प्राप्तता दी है कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य है उस केस को सुनने के लिए। ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, देखो फ्लिपकार्ट निकल गया, एक तो एफ देखते फ्लिपकार्ट याद आ जाता। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध की अगर बात करें, देखो प्रतिबंध कब कब लगते हैं भैया, जब देश में आपातकाल लग जाता है ना। आपातकाल भी 2 तरीके का होता है, एक होती है स्टेट की इमरजेंसी, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, तीसरा भी है आपातकाल। तीसरा आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल, पर वो कभी लगा ही नहीं है। ठीक है। एक बार लगने वाला था, पर लगते लगते बच गया। ठीक है। लगने से पहले, क्योंकि अगर देश में वित्तीय आपातकाल लग जाएगा तो आप यकीन मानो कि इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है।
ठीक है, अभी श्रीलंका में लगा था वित्तीय आपातकाल रिसेंटली। राष्ट्रीय आपातकाल होता है जब हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है। ठीक है, हालांकि भारत एक ऐसा देश है जो सदैव ये चाहता है कि सभी देशों के बीच में भाईचारा रहे, पर दूसरे कई देश ऐसे हैं जिन्हें जो है जमीन के टुकड़े के लिए मरे जाते हैं, जबकि वो भी हमारा ही है जिस पे वो रह रहे हैं। ठीक है, हमारे ही दान दिया हुआ टुकड़े पर खुद रह रहे हैं और हमारे पे ही नजर रखते हैं। तो ऐसे भी देश हैं। अगर कभी भी ऐसे देशों के साथ हमारा युद्ध होता है तो उस युद्ध के समय जो आपातकाल घोषणा होती है वो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के समय, एक्सटर्नल एग्रेशन के समय या आर्म्ड रेबेलियन हो जाए। ठीक है, तो उस समय आर्टिकल 19 बैन हो जाता है। याद रखना, आर्टिकल 19 बैन हो जाता है। थोड़ी देर में बताऊंगा आर्टिकल 19 क्या है, फिलहाल बता देता हूं। आर्टिकल 19 में आपके 6 तरीके के अधिकार आपको दिए गए। बोलने का अधिकार, अपना संगठन बनाने का अधिकार, ठीक है, स्वीकृति दी गई है घूमने की, बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी, ये सारी आजादी आपको आर्टिकल 19 में मिली है। तो जैसे ही नेशनल आपातकाल आपका लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तो आपके आर्टिकल 19 के सभी जितने भी आपके वो हैं उपबंध हैं, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। और ये होगा आर्टिकल 359 के तहत। 359 उन पर बैन लगा देगा। लेकिन लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद भाई ये है कि आर्टिकल 20 और 21 ये जीवन में कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। आप नेशनल इमरजेंसी लगा लो, स्टेट इमरजेंसी लगा लो या वित्तीय इमरजेंसी लगा लो, ये दोनों आर्टिकल को कोई नहीं छीन सकता, ना 20 को ना 21 को। जीने की इच्छा आपसे आपकी जिंदगी कोई नहीं छीन सकता। ये आर्टिकल कभी खत्म नहीं होता, कभी सस्पेंड नहीं होता। ठीक है, और बंदी प्रतिपेक्षण, ये भी आपका कभी भी आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता है, भले ही कैसा ही आपातकाल देश में लग गया हो। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 31 से 31 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना जब पीडीएफ दूंगा। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो। और भारत में फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहले मांग, ये भी मैंने बता दिया है कि सबसे पहले मांग याद रखना, जो फंडामेंटल राइट्स की थी वो स्वराज बिल में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा सबसे पहले संविधान में, मतलब संविधान सभा में मौलिक अधिकार का जिक्र जो हुआ है वो स्वराज बिल में हुआ है। फिर नेहरू रिपोर्ट में भी इस बात को कहा गया कि मौलिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है, 1928 में। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 आपसे कहता है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अगर कोई भी कानून बनता है, कोई भी विधि बनती है, तो वो बनते के साथ ही शून्य हो जाएगी। और उसे शून्य करने की ताकत किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। इसलिए आर्टिकल 13 को संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 ही है जो फंडामेंटल राइट्स का कवच और ढाल है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कवर कर लिया। आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों में कौन ऐसा ऐसा अनुच्छेद है जो सारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, सभी मौलिक अधिकारों को कवच प्रदान करता है, तो वो आर्टिकल 13 है। क्योंकि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, जबकि आर्टिकल 13 कह रहा है कि कोई भी कानून ऐसा विधि बनी ही नहीं सकती जो आपके संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को हनन कर दे। बनते के साथ ही शून्य हो जाएगी। और कौन करेगा शून्य? तो आपको पता है शून्य करेगी गवर्नमेंट, नहीं उच्च न्यायालय। कौन करेगा? उच्च न्यायालय। ठीक है, ये केस स्टडी है जिसके तहत ये सारी चीजें हैं। केस स्टडी पढ़ लेना यार, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, वर्गीकरण देखें, समानता के जितने भी अधिकार हैं वो 14 से 18 हैं। अब तुम ये मत कहना 12 से बता रखे हैं, भाई 12 और 13 अभी दोनों बता दिए। 12 राज्य की परिभाषा है, 13 आपसे कह रहा है कि कोई भी विधि अगर उसके मौलिक अधिकारों के खिलाफ बनेगी तो वो आपकी तुरंत शून्य हो जाएगी। 14 से बात करते हैं हम। 14 से 18 सारे समानता के अधिकार हैं। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक मिले हुए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक मिली हुई है। शिक्षा और संस्कृति 29 से 30 तक है। संपत्ति का अधिकार 31। देखो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, मगर 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है आपका फंडामेंटल राइट से हटाकर किसमें डाल दिया है? एक कानूनी अधिकार बना दिया है और 300A के अंतर्गत इसको डाल दिया है। अगर आपसे पूछे कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में पहले कभी हुआ करता था आपका कैसा? मौलिक अधिकार। लेकिन सरकार ने 44वें संविधान संशोधन करके 1978, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है, जो किस सरकार को गिरा के आई थी? इंदिरा गांधी की सरकार को। इससे पहले इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा चुकी थी। ठीक है, तो उसके बाद मोरारजी देसाई ने की सरकार ने ये संशोधन किया था, 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को वहां से आपके मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और उसको क्या बना दिया गया? उसको लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, उसको कानूनी अधिकार मिला दिया गया। मतलब पहले उसको संरक्षण जन्म से मिल रहा था और जब उसको कानूनी अधिकार बनाया गया तो अब उसको संरक्षण कानूनी रूप से दिया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि संपत्ति आपकी है तो आपकी ही रहेगी।
ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आप जिस जमीन पर रहते हैं, जो लैंड आपकी है, पहली बात तो वो गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, अगर सरकार को कभी आप हाईवे निकालना है तो सरकार आपको मुआवजा देती है। ठीक है, क्यों देती है? जिससे आपको ऐसा ना लगे कि आपकी चीज आपसे फ्री में छीन ली गई। अगर आप फिर भी उस मुआवजे को नहीं लेते और सरकार को वो हाईवे वहीं निकालना है, तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो आपको मुआवजा डबल ट्रिपल करके देगी, पर ऐसा नहीं है आप कहो जी मैं तो 20 गुना मुआवजा लूंगा, मैं तो 30 गुना मुआवजा लूंगा, तो भाई सरकार क्यों देगी 20 गुना 30 गुना? सरकार जिसके सबके लिए एक दायरा नियुक्त कर देती है, भाई इतने दायरे तक हम इसको देंगे। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, सरकार फिर भी वहां से बाईपास बना देगी। क्यों बना देगी? क्योंकि जो जमीन है वो सरकार की ही है। ठीक है, आपकी नहीं है। आप तो सिर्फ उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन वो अंतर अगर देखा जाए तो मालिक उसकी सरकार ही रहती है। ठीक है, तो संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। जैसा आपका घर है, आपके घर पे आपका हिस्सा ही आपका कानूनी अधिकार है, उस पर ना आपका कोई दूसरा ले सकता है अधिकार। भाई आपका कोई चचेरा भाई ममेरा भाई नहीं ले सकता, क्योंकि संपत्ति आपकी है, तो वो कानूनन अधिकार आपको संरक्षण प्राप्त है। अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे? आप सीधा कहां जाओगे? आप जाओगे पुलिस स्टेशन में, एफआईआर दर्ज करवाओगे। ठीक है, तो कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद बात करें संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार का आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, 5 तरह की रिट लगती है, अभी बता दूंगा कौन कौन सी लगती है। तो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं संवैधानिक उपचार के लिए। संवैधानिक उपचार की जब आवश्यकता पड़ती है, जब आपके अधिकारों का हनन करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी सरकार कर सकती है, किसी के भी द्वारा अगर अधिकारों का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मतलब बिना किसी टेंशन के। तो अगर मैं आपसे पूछूं मूल संविधान में, अगर मैं आपसे पूछूं मूल संविधान में बताओ कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में तो 7 थे। लेकिन अगर वर्तमान में आपसे पूछूं कि वर्तमान में बताओ कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 हैं। कौन सा अधिकार हटा है? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों से हटा है। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 बता चुका हूं, समानता के अधिकार होते हैं। आर्टिकल 14 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका विधि का शासन कहता है। क्या कहता है? कि जो भी शासन होगा वो विधि का होगा, और विधि के समक्ष समानता ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति हो, विधि से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। यानी कि अगर कोई कानून बना है, अगर कोई कानून बना है तो कानून की नजर में चाहे कोई व्यक्ति अमीर है गरीब है, ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी राज्य का है, अगर कानून के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति जाएगा तो सभी के प्रति एक ही जैसी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कानून या विधि का शासन इसी को कहा जाता है। हालांकि अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखोगे तो इन चीजों में असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, असमानता देखने को मिलती है, गरीब और अमीर के साथ ऐसी असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसी असमानता ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलती है, पर इतने अधिकांश रूप में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि का शासन होगा। ठीक है, यानी कि इक्वलिटी होगी बिफोर लॉ। ठीक है, उसके बाद अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें, तो आर्टिकल 15 कहता है कि कुछ विषयों पर राज्य कभी भेदभाव नहीं कर सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इसने राज्य को बांध दिया। ठीक है, आर्टिकल 15 ने राज्य को बांध दिया। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं वो राज्य के लिए एक तरीके से नकारात्मक रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि वो राज्य को वो करने से रोकते हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। ठीक है, राज्य अपनी मर्जी से कोई भी कानून नहीं बना देगा कि आप मनचाहा कोई भी कानून बना दिया, आपके मौलिक अधिकारों को छीन लिया, नहीं कर सकता भाई। संविधान ने सबको शक्ति को क्या कर रखा है? शक्ति को बैलेंस रूप में दिया हुआ है, अनबैलेंस रूप में नहीं दिया हुआ। किसी को ताकतवर नहीं बनाया, सबको एक दूसरे के ऊपर निर्भर करने वाली वो चीज बनाई है, और इनमें सबको सुप्रीम रखा गया, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, तो आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य विधि कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। अब ये सुन लो बहुत ध्यान से, 15 का 1 इसमें क्या कहता है? आर्टिकल 15 के 1 में ये कहा गया है कि राज्य केवल धर्म या किसी के मूल वंश या जाति या जन्म स्थान या लिंग के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। याद रखना, 5 प्रकार पर कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता कोई भी राज्य। भैया ऐसा नहीं कर सकता कि कोई कानून बनाया और कहा इसमें सिर्फ इस धर्म को, यानी कि इस स्पेशल आपके रिलीजन को ही केवल फायदा दिया जाएगा। नहीं, सरकार अगर कोई योजना बनाएगी, कोई कानून बनाएगी, तो सभी धर्मों को उसमें समान रखा जाएगा। मूल वंश, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के मूल वंश के आधार पर भेदभाव होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी की जाति पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते, और किसी के लिंग यानी कि पुरुष महिला या अन्य लिंग के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। 5 तरीके से सरकार कभी भी भेदभाव नहीं कर सकती, ना धर्म पर, ना मूल वंश पे, ना जाति पे, ना जन्म स्थान पे, ना लिंग पर। ठीक है, केवल का मतलब है कि इनके अलावा भेदभाव कर सकता है, जैसे शिक्षा के आधार पर कर सकते हैं। भाई कह सकती है ना, कोई भी जॉब निकाली,
कहा केवल इसे वो लोग भरेंगे जिनका बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस है, तो ये शिक्षा के आधार पर हो गया। तुम कहो, अब तुम ये कहो ना जी ना, ये तो शिक्षा के आधार पर भेदभाव हो गया। भाई शिक्षा के आधार पर भेदभाव कर सकती है, आर्थिक रूप में भेदभाव कर सकती है। आर्थिक रूप में भेदभाव, किसी फॉर्म की फीस जनरल और ईडब्ल्यूएस की 1000 कर रखी है, एससी एसटी की वहां पे 0 कर दी, तो आर्थिक रूप से भी भेदभाव कर सकती है, सामाजिक रूप से भी भेदभाव कर सकती है ना। किसी एक समाज को विशेष प्रावधान भी दे सकती है, मगर इन 5 के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करेगी। ना धर्म के आधार पर, ना मूल वंश के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना जन्म स्थान के आधार पर, ना लिंग के आधार पर। ठीक है, कभी भेदभाव नहीं कर सकती। 15 का 2 क्या कहता है? 15 का 2 आपसे कहता है कि इन 5 आधार पर सार्वजनिक स्थान पर जाने से राज्य नहीं रोकेगा। किन पर? देखो, इन 5 आधार पर सार्वजनिक स्थान पर कभी भी राज्य जाने से नहीं रोक सकता। जैसे दुकान पर, होटल पर, भोजनालय पे, मनोरंजन पे। किसी भोजनालय पे आपने ये लिखा हुआ देखा कि केवल इसी धर्म के लोग यहाँ खाना खाएंगे? बताओ। या किसी दुकान पे देखा हो केवल यही जाति के लोग यहाँ पर दुकान से सामान खरीद सकते हैं? या किसी मनोरंजन पे सिनेमा विनेमा हॉल में लिखा हुआ हो कि केवल यही लिंग वाले लोग यहाँ पर जो है मनोरंजन की फिल्म देखेंगे? नहीं ना। तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भी भेदभाव नहीं हो सकता इन 5 आधार पर। कौन से 5 आधार? ऊपर ही बता चुका हूं। आपका जाति के आधार पर, ठीक है, आपका जन्म स्थान के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। आर्टिकल 15 का 3 क्या कहता है? आर्टिकल 15 का 3 कहता है कि राज्य स्त्री और बच्चे पर विभेद कर सकता है। स्त्री और बच्चे पर, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, अपवाद आ गया, अपवाद आ गया। अब अपवाद क्या आ गया? अभी आर्टिकल 15(1) पे कहा था कि लिंग के आधार पर भेद नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, पर 15 का 3 इसका अपवाद है। अब 15 का 3 अपवाद क्या है? वो कह रहा है कि राज्य स्त्री और बच्चे के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। जैसे वो कह सकता है कि पंचायत या नगर पालिका में 33% सीट को आरक्षित कर सकता है स्त्रियों के लिए। ठीक है, ये भेदभाव नहीं है, ये स्त्रियों का प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्त्रियों का दमन कितना किया जाता है और कितना करते हुए आए हैं। ठीक है, तो इसलिए स्त्रियों को भी समान रूप से लाने के लिए, और जितनी भी सरकार अब आप आने वाले टाइम में देखेंगे, उतने ही अच्छे विधि और कानून आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतनी पढ़े लिखे लोग, उतनी पढ़ी लिखी पीढ़ी सब आगे आने वाली है। ठीक है, तो पंचायत और नगर पालिका में आरक्षण दिया जाएगा स्त्रियों को। कितना? 33% सरकार दे सकती है, ये उसके ऊपर है। ठीक है, बाकी वो कम ज्यादा करे वो उसकी अपनी बात है, लेकिन 33% का आरक्षण देना है। निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। जितने भी आपके राजकीय विद्यालय हैं, ठीक है, राज्य के जो भी आपके सरकारी विद्यालय हैं, उनमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ये भी याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष की। ठीक है, और इसके बारे में तो मैं अभी बात करूंगा आगे, इसको भी याद रखना। 6 से 14 वर्ष वाले में जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये आपको डीपीएसपी में भी मिलेगा, वहां पर भी आपको बताया जाएगा शिक्षा का अधिकार। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी ये बात है ना। 15 का 3। 15 के 4 की बात करें तो 15 का 4 ये भी आपका एक अपवाद हो गया। अब ये अपवाद क्या है? ये भी अपवाद है। ठीक है, 15 का 4 ये अपवाद क्या है? ये कह रहा है कि पिछड़े वर्ग जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए, इन 3 आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, कौन से हैं? एक तो सामाजिक रूप में, एक शैक्षणिक रूप में। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है, विशेष प्रावधान उन्हें दिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 के 5 की बात करें तो जैसे बात करें, यही एससी एसटी को सामाजिक और शैक्षणिक में विशेष प्रावधान दिए जा सकते हैं। जैसे शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पर नियम, जैसे उनके दाखिले पर विशेष प्रावधान दिए जा सकते हैं, उनकी फीस में छूट करी जा सकती है। ये सारे आपके क्या हैं? ये आपके 15(3), 15(4), 15(5) तीनों के तीनों आपके अपवाद हैं। ठीक है भाई, आर्टिकल 15 तो ये कह रहा है कि कुछ विषयों पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे 15(1) में 5 के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। 15(2) कह रहा है सार्वजनिक स्थान पर जाने पर भेदभाव नहीं हो सकता। पर उसी जगह 15 का 3 कहता है कि स्त्री और बच्चे के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, उसी जगह पर 15 का 4 और 15 का 5 एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधानों की बात कर देता है, सामाजिक भी और शैक्षणिक भी। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये डीपीएसबी भी है। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों के साथ साथ ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है। कोई भी राज्य चाहेगा कि उसका जो राज्य है वो नीति के अनुसार चले, उसका जो राज्य है वहां पर भेदभाव ना हो, उसका जो राज्य है सभी धर्मों को समान रखा जाए, उसका जो राज्य है सभी जातियों में समानता रखी जाए। ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, इसके बाद देखो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मैं शिक्षण संस्थान में दाखिले की बात करूं तो एससी एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिन्हें आप ओबीसी कहते हैं, ठीक है, तो शिक्षण संस्थान में 27% आरक्षण किसको मिलता है? ओबीसी को। 27% आरक्षण की मांग है ओबीसी को। और ये किसके थ्रू है? तो याद रखना, पहला ओबीसी कमीशन बनता है 1953 में, काका कालेकर आयोग। काका कालेकर आयोग के तहत पहला ओबीसी कमीशन बनता है।
उसके बाद मंडल आयोग बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा मंडल कमीशन किससे रिलेटेड, तो याद रखना ओबीसी से रिलेटेड है। ठीक है, ओबीसी कमीशन है, दूसरा ओबीसी कमीशन है। ठीक है, तो 1979 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आती है। मंडल आयोग अपनी रिपोर्ट देता है जिसमें वो कहता है कि भारत में 3743 ओबीसी जातियां हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का 52% है, यानी कि पूरे भारत की टोटल पॉपुलेशन का 52% ओबीसी जातियों में है। ठीक है, तो 93 संविधान संशोधन 2005 में आरक्षण दिया गया ओबीसी को उच्च शिक्षण संस्थानों में, जैसे कि आईआईएम, इंस्टीट्यूट ऑफ बोलते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वर्तमान में ओबीसी जातियों की बात करें तो 5013 हो सकती है, डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, पर आपसे ये तो पूछेगा नहीं कितनी ओबीसी जातियां हैं, आपसे बस ये पूछेगा कि मंडल आयोग किससे रिलेटेड है, तो वो ओबीसी कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, कितना परसेंट आरक्षण है, तो 27% आरक्षण है शिक्षण संस्थानों में। फिर अभी सरकार ने 2019 में एक नया संविधान में संशोधन किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, जिस पर काफी बहस भी हुई, बताऊंगा आगे की बहस क्यों हुई थी। 103 का संविधान संशोधन है जो 2019 में आया। ठीक है, और इसमें केवल ये जो संशोधन, इसमें जो रिजर्वेशन दिया गया वो केवल जनरल कास्ट वालों को दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया, जनरल कास्ट वालों को दिया गया। और कितना परसेंट, तो 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया गया। पर ऐसा नहीं है कि सभी जनरल वालों को, जी नहीं, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए भी उन्होंने मापदंड उसमें लिखे हुए हैं। मापदंड क्या है कि आपके पास 100 वर्ग गज से प्लॉट कम होना चाहिए। ठीक है, या 5 बीघे से कम किसान भूमि होनी चाहिए। आपकी आय जो है वो किसी भी कीमत पे 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे प्रावधानों के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आता है वो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन पाने के योग्य हो जाता है। ठीक है, और इसमें कितना परसेंट कोटा मिलता है, तो 10% रिजर्वेशन इसमें दिया जाता है ईडब्ल्यूएस में। अब आप देखो जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं उसमें ईडब्ल्यूएस की सीट्स भी रिजर्व होती है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, और 10% रिजर्वेशन पे ईडब्ल्यूएस ही होता है। आर्टिकल 16 भैया इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 कहता है कि जितने भी पब्लिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी, यानी कि लोक नियोजन, जितनी भी पब्लिक अपॉर्चुनिटीज होंगी, सरकारी नौकरियां होंगी, उनमें समानता की बात करता है। अब समानता कैसी है कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष कास्ट को या विशेष धर्म को ही केवल उस सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल किया गया है। 16 का जो 2 कहता है, वो कहता है कि जो समानता दी जाएगी ना पब्लिक अपॉर्चुनिटी पर, वो 7 आधार पर समानता होनी चाहिए। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्मस्थल के आधार पर। देखो ये सभी के सभी, ये तो आपने अभी कहां पढ़े, आर्टिकल 15 में भी पढ़े कि आर्टिकल 15 कहता है कि इन 5 आधार पर कभी भी राज्य जो है वो भेदभाव नहीं कर सकता। इन 5 के साथ साथ 2 चीजें और जोड़ दी गई हैं, एक उद्भव और एक निवास स्थान, जिसे आप डोमिसाइल बोलते हो। इनके आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, इनके आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। उसी के साथ जैसे 15(1), 15(2) आपको बता रहा था, 15(3) और 4 अपवाद हो गए थे, अब यहाँ पर 16(3) और 4 में अपवाद है। अब जैसे अपवाद क्या है, अपवाद यह है कि राज्य निवास स्थान पर भेदभाव कर सकता है। जैसे अब उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी जॉब निकली जो उत्तर प्रदेश चाहता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जाए, दे सकता है। असम में कोई जॉब निकली सरकारी, उसने कहा कि मैं असम के लोगों को ही केवल इसमें एलिजिबल करूंगा, तो कर सकता है। निवास स्थान पर भेदभाव किया जा सकता है, ये आर्टिकल 16 का 3 अपवाद भी है। ठीक है, लेकिन उसका एक विशेष कारण होगा। उसका विशेष कारण यह होगा कि पहले राज्य अपने लोगों के लिए विधि बनाएगा, पहले राज्य अपने लोगों को प्राथमिकता देगा, और हर राज्य अपने लोगों को प्राथमिकता देंगे, और प्राथमिकता के आधार पर जब सभी राज्य के लोग समक्ष हो जाएंगे, ठीक है, सभी राज्य के लोग सक्षम हो जाएंगे, तो एक नया भारत आपको देखने को मिलेगा, जो इस समय कार्य चल रहा है ना। अच्छे रूप में आपको आने वाले समय में भारत की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। विरोधी विरोध करते रह जाएंगे और भारत अपना विकास कर रहा है और करता रहेगा। अपवाद की बात करें, 16 के 4 अपवाद कहता है कि एससी और एसटी जितने भी पिछड़े नागरिक हैं उन्हें विशेष प्रावधान भी देता है। ठीक है, अगर इनका प्रतिनिधित्व इनकम्प्लीट है तो इन्हें आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में। ठीक है, आरक्षण जैसे आप देखते हैं कि एससी और एसटी में आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वो मिलता रहेगा जब तक प्रतिनिधित्व इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, 16 का 5 की अगर बात करें तो 16 का 5 कहता है कि राज्य धार्मिक संस्थानों में, जितने भी धार्मिक संस्थान है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उनमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन आधार पर कभी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। इसी के साथ देखो इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 क्या कह रहा है? आर्टिकल 340 कह रहा है कि राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो पिछड़ी जातियों की पहचान करेगा, ठीक है, उनका संवर्धन करेगा और उनके विकास के लिए एक आयोग का गठन करेगा। कौन करेगा ये सारे काम? राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 340 के तहत। ठीक है, इसी के आधार पर काका कालेकर आयोग और मंडल आयोग बने, जिन्होंने 27% रिजर्वेशन किसको मिला? ओबीसी को मिला। ठीक है, और उस समय अगर मैं आपसे पूछूं जब ये बीपी मंडल आयोग आया था तो उस समय कौन था
तो याद रखना वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय के प्रधानमंत्री थे। 13 अगस्त 1990 में घोषणा कर दी गई, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और इसी को लेकर छात्र विद्रोह पूरे देश में हुआ। छात्र विद्रोह भी हुआ जब ये ओबीसी वाला आया, ठीक है। और 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश में कुछ बदलाव कर दिए गए। 10% आर्थिक रिजर्वेशन देने की मांग सरकार ने कही थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो अधिवक्ता थी उस समय इंदिरा साहनी, ठीक है, उन्होंने इसके विरुद्ध केस डाल दिया। जब ये इंदिरा साहनी केस गया तो टोटल जज कितने थे? 9 जज थे। 6 जजों ने उनके पक्ष में ये फैसला दिया और 3 उनके विरोध में थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 का 4 जो अपवाद है जातियां, उनका जो आधार होगा वो शैक्षणिक परक सामाजिक होगा और सरकार जो 10% आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दी जा रही है उसको नकार दिया गया। मतलब वो 10% आर्थिक आधार पर देने जा रही थी रिजर्वेशन, कौन? मंडल आयोग समिति की सिफारिश थी, पर सुप्रीम कोर्ट में उसको नकार दिया गया और उन्होंने क्रीमी लेयर की पहचान करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों को बाहर कर दो जो क्या है, सक्षम है, ठीक है। तभी क्या बनी? तभी आपकी नॉन क्रीमी लेयर बनी, ठीक है। एक क्रीमी लेयर बनाएगी, एक नॉन क्रीमी लेयर बनाएगी ओबीसी में। और इनकी पहचान के लिए एक समिति का गठन किया गया जो थी रामनंदन समिति। कौन सी थी? रामनंदन समिति। अब उसमें यह भी कहा गया उस फैसले में कि नौकरी में किसी भी कीमत पे अधिकतम आरक्षण 50% से अधिक कभी हो ही नहीं सकता। और यही अपवाद था जिसकी वजह से ईडब्ल्यूएस वाले पर जो है इतना विवाद हुआ था। जो 103 संविधान संशोधन था ईडब्ल्यूएस वाला कोटा, वो इसका खंडन कर रहा था, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में था कि 50% से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन मैंने बताया कि सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वो उससे पहले सारे डाटे को रीड करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई भी कानून गया कि हमारी बहुमत है, हम जो है उसमें बैठे हैं, बहुमत में बैठे तो हम कोई भी कानून पारित कर देंगे। नहीं जी, कोई भी सरकार किसी भी कानून को बनाने से पहले उस पर बहुत सारा विचार विमर्श करती है, बहुत सारा डाटा इकट्ठा करती है, उसके बाद उस पर काम किया जाता है, तब कोई पटल पर रखा जाता है लोकसभा के जब कोई कानून, ठीक है। ऐसा नहीं कि मन में आया, रात में सोचा, सुबह को पटल पर रख दिया, ऐसा कानून कभी नहीं होता, ठीक है। सरकार ने इसमें जवाब दिए जिसके बाद ये आपका मान्यता इसको प्राप्त हो गई, 103 संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को, ठीक है। आरक्षण में कैरी फॉरवर्ड नियम लागू होगा। मतलब कैरी फॉरवर्ड नियम क्या होता है वो भी समझ लो। आरक्षण में मानो कोई 100 नौकरियां निकली हैं, 100 नौकरियों में 27% तो ओबीसी के लिए रिजर्व हो गई और 15% किसके लिए? एससी के लिए रिजर्व हो गई। 50 पर आरक्षण है मगर 40 भर गई तो कोर्ट ने कहा इन्हें आप अगली भर्ती में फुलफिल करवाओगे मगर 50% से अधिक इसमें कोई भी आरक्षण नहीं दोगे। यानी कि कैरी फॉरवर्ड नियम लगेगा। 100 सीट में अगर 40 भर जाती हैं, 60 बच जाती हैं तो अगली भर्ती में आप उन्हें जोड़िए, ठीक है। अब पिछड़ी जातियों की बात करें तो शिकायतों, गिनती, पहचानने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग यहां पर गठन किया गया। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब एनबीसी को बना दिया गया है। एनबीसी कौन सा कमीशन है? तो याद रखना कार्यपालिका ने इसका गठन किया है, ठीक है। और एनबीसी होता है आपका नेशनल बैकवर्ड कमीशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? तो याद रखना 1993 में इसका गठन होता है, ठीक है। सरकार किसकी चल रही है? वीपीजी की चल रही है, ठीक है, विश्व प्रसाद जी की चल रही है। 1993 में एनबीसी कमीशन आपका आ जाता है और इसे संवैधानिक दर्जा मिलता है जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है 2018 में। और संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो याद रखना संविधान संशोधन 102 के तहत इसको मिलता है और इसे 338 बी में रखा गया। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। एनबीसी कमीशन 1993 में बन गया लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा 2018-19 में मिला, ठीक है। कौन से अनुच्छेद से? तो याद रखना संविधान संशोधन 102 के तहत और 338 के बी में इसको रख दिया गया। अगर आपसे पूछे एनबीसी कैसा कमीशन है तो याद रखना एनबीसी एक आपका संवैधानिक कमीशन है क्योंकि इसको संवैधानिक दर्जा 2018 में मिल गया है, ठीक है। इससे पहले ये असंवैधानिक था पर अब ये संवैधानिक है क्योंकि इसे 2018 में संवैधानिक घोषित कर दिया गया, घोषणा कर दी गई, ठीक है। और 102 के संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया। एनबीसी की बात करें तो इसका अगर आप देखेंगे तो एनबीसी में टोटल 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। 5 मेंबर में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे और इनकी जो नियुक्ति है वो हमेशा राष्ट्रपति करेंगे। इंपॉर्टेंट है एनबीसी क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जितनी भी पिछड़ी जाति या जितने भी आपके एसटी, इन सबका वर्गीकरण करने के लिए राष्ट्रपति ही को शक्ति प्राप्त है, तो इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है। और इन्हीं के अनुसार इनके सेवा शर्तें या इनका कार्यकाल होगा, ठीक है। कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, ये आधार है किसका? राष्ट्रपति के आधार पर इनका कार्यकाल है। ओबीसी मैंने बता दिया कि रामनंदन कमेटी बनाई दी गई थी जिसने पहचान करके क्रीमी लेयर को छाटा। क्रीमी लेयर में कौन कौन आए? देखो, राष्ट्रपति के पद पर रहने वाला व्यक्ति कभी ओबीसी का आरक्षण नहीं ले सकता, उपराष्ट्रपति नहीं ले सकते, मंत्री कोई भी नहीं ले सकता, राज्यपाल कोई भी नहीं ले सकता, संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ ओबीसी का लाभ नहीं ले सकता,
ग्रुप ए और ग्रुप बी में नौकरी करने वाले क्रीमी लेयर का लाभ नहीं ले सकते। प्राइवेट जॉब जैसे डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, ये भी क्रीमी लेयर में नहीं आते। जिसकी भी आपकी आय, जिसकी भी इनकम 8 लाख पर एनएम से ज्यादा होगी, उनके बच्चों को क्रीमी लेयर में ही रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि वो ओबीसी वाले का लाभ नहीं ले सकते। 10% रिजर्वेशन में क्या है, मैंने बता दिया था कि 8 लाख से कम वो होनी चाहिए आपकी इनकम, 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए, या फिर 1000 स्क्वायर फीट से कम का मकान होना चाहिए। सॉरी, 1000 फीट नहीं है भैया, 100 स्क्वायर फीट है। 100 स्क्वायर फीट से कम का मकान होना चाहिए शहरी क्षेत्र में। ठीक है, और कस्बे में 100 गज से कम होना चाहिए। ठीक है, 103 संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको लागू किया गया, 10% का रिजर्वेशन दिया गया। आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, तो इसलिए चीजों को ध्यान रखें। आर्टिकल 14 समानता की बात कर रहा है, 15 आपको कह रहा है कि राज्य 5 चीजों पर भेदभाव नहीं करेगा, 16 पब्लिक अपॉर्चुनिटी में 7 तरीकों से भेदभाव करने को मना कर रहा है, और आर्टिकल 17 क्या कह रहा है, इस आर्टिकल 17 को इंपोर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इसे गांधी जी ने संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, गांधी जी ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो आर्टिकल 17 को कहा है। अब देखो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन है गांधी जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आप कहोगे आर्टिकल 17 को गांधी जी ने संविधान की आत्मा माना है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछूं मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों की आत्मा कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 13 है, क्योंकि वो ऐसी विधि कोई बनने ही नहीं देता जो संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन कर दे। और आपसे पूछे अंबेडकर जी ने किसको माना है, तो अंबेडकर जी ने 32 आर्टिकल को क्या माना है, संविधान की आत्मा माना है, जिसके तहत संवैधानिक उपचार दिया जाएगा, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो गांधी जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ये अस्पृश्यता का अंत करता है, अनटचेबिलिटी का अर्थ करता है, छुआछूत का अंत करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे एबॉलिशन इस वर्ड की परिभाषा संविधान में है, तो याद रखना संविधान में एबॉलिशन की कोई भी परिभाषा नहीं है, यानी कि नहीं बताया गया एबॉलिशन किस चीज का, किस तरीके से। 3 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। किस आधार पर, जन्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, मृत्यु के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, और बीमारी के आधार पर आप कभी भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म के आधार पर कैसे, जैसे कोई व्यक्ति किसी एक स्टेट में जन्म किया, मतलब जन्म हुआ उसका, तो अब दूसरे स्टेट में अगर वो कार्य कर रहा है, तो दूसरा स्टेट कभी भी ये भेदभाव नहीं करेगा तो उस स्टेट में पैदा हुआ यहाँ काम क्यों कर रहा है, तो भेदभाव नहीं कर सकता। मृत्यु के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति है जिसके घर वाले कोई है नहीं और वो मृत हो जाता है, तो इसका भेदभाव थोड़ी किया जाएगा, ये थोड़ी देखा जाएगा कि कौन से कास्ट, कौन से धर्म, किसका है, तो मृत्यु पर भेदभाव नहीं हो सकता। बीमारी के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। कोई भी डॉक्टर किसी भी बीमार को, व्यक्ति को देखने से पहले थोड़ी पूछेगा तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है। इसलिए इन 3 आधार पर कभी भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, कोई छुआछूत करता है, तो सरकार ने उसके खिलाफ भी कानून बनाया है। याद रखना, सरकार ने 1955 में ही ये कानून बना दिया, जिसको बोलते हैं अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम। ठीक है, 1976 में इसका नाम बदल दिया गया, इसको कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो अस्पृश्यता को रोकने के लिए 1955 में ऑलरेडी अधिनियम आ चुका है, जिसको 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर्टिकल 18 की अगर बात करें तो ये उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। जैसे शिक्षा में एक उपाधि होती है पीएचडी में डॉक्टर, ठीक है, तो ये अपवाद है। ये कहता है कि अब ऐसा थोड़ी है, डॉक्टर हर कोई थोड़ी लगा लेगा भाई, डॉक्टर वही तो लगाएगा जिसने शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी की हुई हो। ठीक है, जैसे सेना क्षेत्र में क्या होता है, फील्ड मार्शल होता है, फील्ड मार्शल हर कोई थोड़ी अपने आगे लगा लेगा, नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि उपाधियों का अंत है। अगर आप ऐसे भाई, ऐसे कोई बंदा है, कोई दरोगा है ना, और एक बंदा दूसरा है जो दरोगा है ही नहीं, वो अपने नाम के आगे लेके चल रहा है दरोगा, गलत है ना, तो उपाधियों का अंत करता है। इसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं लेगा। शिक्षा के आधार में उपाधि मिल सकती है, सेना के क्षेत्र में उपाधि मिल सकती है, इसके अलावा कोई भी उपाधि जबरदस्ती कोई नहीं ले सकता। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसे आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये आपके इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता के अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार समझ लीजिए। स्वतंत्रता के क्या क्या अधिकार हैं, देखो मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, पर वर्तमान में अब 6 प्रकार की ही स्वतंत्रता है। अब 6 प्रकार की कौन सी स्वतंत्रता है भैया, देखो आर्टिकल 19 का 1, ठीक है, ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की आजादी। क्या कहता है, बोलने की आजादी। पर कितना बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसका प्रतिबंध 19 के 2 में लगा हुआ है। ठीक है, 19 के 1 में, 19 के 1 के पहले खंड में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, पर 19 के 2 में इसका रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, भैया आप बोलने की आजादी है, आप अपने विचार रख सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऊंचे पद पर बैठने वाले व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बको, अपने देश के अनाप शनाप कुछ भी कह दो। ऐसे कैसे हो जाएगा, रहे आप भारत में रहे हो, तारीफ आप पाकिस्तान की कर दो तो भाई मार दिए जाओगे, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ ऐसे व्यक्ति की कोई जगह नहीं होती।
है ना। तो बोलने की आजादी है, पर क्या बोलना है ये भी सोच के बोलना है, कितना बोलना है ये भी सोच के बोलना है। सरकार के खिलाफ बोलना है, ठीक है बोल सकते हो, लेकिन अब तुम पीएम जी को ही गाली बकने लगो, प्रधानमंत्री जी को, प्रेसिडेंट जी को तो नहीं कर सकते। ठीक है, तुरंत केस हो जाएगा, जेल में ठूसे जाओगे, और तुम्हें पता है जो जेल में जाता जाता सीधा आता वो तिरछा हो गई है। ठीक है। उसके बाद 19 के 1 में भी इसमें क्या होता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली मतलब है आप सभा और सम्मेलन बना सकते हैं, लेकिन निरायुध। ऐसा नहीं है आप कट्टे कारतूस लेकर जो है सभा कर रहे हो, भैया नहीं कर सकते। इसका अपवाद है, इसका रेस्ट्रिक्शन 19 के 3 में लगा हुआ है। ठीक है, आपने सभा तो बना ली, पता चल रहा है सभा में आप किसी धर्म को गाली बक रहे हो, किसी सम्मेलन में आप किसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो गलत तरीके से। ठीक है, आप कट्टे का प्रमोशन कर रहे हो, आप तलवार का प्रमोशन कर रहे हो, नहीं कर सकते आप। ठीक है, लेकिन आप सभा बना सकते हो, आप बिल्कुल बनाइए। कई संगठन बनते हैं, कई संगठन कार्य करते हैं, सामाजिक वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं, है ना। ऐसी 19 के 1 में सी में क्या कहता है, संस्था, फर्म, पार्टी, संघ, असंगम, सहकारी समितियां, इन सब की बात की गई है। और सहकारी समितियों की अगर मैं बात करूं तो इन्हें 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत बनाया गया सहकारी समिति। ठीक है, और इनके लिए भी आपका प्रतिबंध 19 के 4 में है। प्रतिबंध हर किसी पे मिलेगा, क्योंकि अगर प्रतिबंध नहीं होगा तो आप खुद मानो कि लोग बाग गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करने लगेंगे। भैया चाहे जनता हो या जनता के प्रतिनिधि हो, सभी संविधान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 19 के 1 के डी में कहा गया कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बाधा के आराम से घूम सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। पर 19 के 5 में इसके प्रति प्रतिबंध भी है। अब प्रतिबंध क्या है, देखो घूमने की स्वतंत्रता है, पर घूमने की स्वतंत्रता ये थोड़ी है आप बिना पासपोर्ट वीजा के किसी भी देश में घुस जाओ, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। या फिर आप स्मगलिंग करने लगो, है ना, या एक राज्य से कोई चीज खरीद के दूसरे राज्य में गलत तरीके से स्मगलिंग रूप से बेचने लगो। जैसे बिहार में दारू बंद है, पता चल रही है यूपी से दारू जा रही है बिहार में, पता चल रही है दिल्ली से दारू जा रही है बिहार में, ऐसे कैसे ले जाओगे? तुम कहोगे घूमने की स्वतंत्रता है, तो चार चाटे वहीं पुलिस वाले लगा देंगे। ठीक है, इसके लिए प्रतिबंध भी 19 के 5 में लगा हुआ है। ऐसे ही निवास करने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है 19 के 5 में, लेकिन 19 के पहले के खंड के 5वें में। लेकिन इसका जो प्रतिबंध है वो भी 19 के 5 में लगा हुआ है। निवास करने की स्वतंत्रता है, पर निवास करने की स्वतंत्रता कुछ विशेष प्रावधानों के अंतर्गत नहीं है। जैसे जो आपके जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र में उनके लोगों को ही वहां पर स्वतंत्रता मिली हुई है। अगर आप भी वहां पर जाके रहने लगेंगे तो उससे क्या होगा, उन लोगों के मतलब जो स्वतंत्रता है उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ेगा। तो निवास करने की स्वतंत्रता है, पर हर जगह निवास करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसका प्रतिबंध आपका 19 के 5 में लगा हुआ है। ठीक है, 19(1) का F, ये संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, जो अब क्या हो गया है, डिलीट। इसलिए पहले 7 थे, अब 6 ही रह गए। ये संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता कहां पर चली गई है, अब ये आर्टिकल 300A में चली गई है। ये लीगल राइट हो गया, कानूनी संरक्षण है अभी से। पहले न्यायालय का संरक्षण था, अभी से कानूनी संरक्षण है। नौकरी, व्यवसाय, रोजगार की स्वतंत्रता है। भैया बिहार वाले यूपी में काम करते हैं, यूपी वाले गुजरात में काम करते हैं, कोई किसी भी स्टेट में दूसरे स्टेट में कार्य कर सकता है। ठीक है, पर इस पे भी प्रतिबंध है। प्रतिबंध वही है कि आप कार्य कर सकते हो, पर मैंने बोला ना, गलत कार्य कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। अब आप कहो कि भाई मैं तो जो है क्या बोलते हैं, अफीम की स्मगलिंग करता था वहां पे बिहार में, अब मैंने सोचे ले अपने कार्य को बढ़ाने के लिए मैं यूपी में आ जाऊं। भाई योगी जी हैं, कूट काट के वापसी भेज देंगे, है ना। तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं करनी है कोई भी। चलो तरीके से चलो, जो स्वतंत्रता दी गई है उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल करो। ठीक है, बाकी आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें आरटीआई नियम मैंने बता दिया, सूचना का अधिकार। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, या फिर इसको राइट टू इन्फॉर्म भी बोलते हैं, या राइट टू नो भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जरूरी कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि भाई सूचना लेना चाहता है तो सरकार उसे सूचना देगी। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी है उसको सूचना देना। बोलना, शब्दों में लिखना, प्रिंटिंग, कार्टून का चित्र, चुप रहने का अधिकार। बोलने का ही अधिकार नहीं है, चुप रहने का भी अधिकार है। व्यक्ति को ये तो पता है बोलना है, लेकिन व्यक्ति को ये नहीं पता कहाँ चुप रहना है। तो चुप रहने का अधिकार भी आपको 19 के 1 में ही मिलता है। ठीक है, जीवन बीमा निगम, मनु भाई, इसके केस में ये चुप रहने के अधिकार की बात हुई। बंद का आह्वान, यानी कि जिसको आप हड़ताल बोलते हो, इसकी आजादी होती है, पर यह थोड़ी है कि आप सरकारी काम में बाधा डाल दो। बंद का आह्वान, एक व्यक्ति अपने फेसबुक पे पोस्ट पाया और उसने बोला चलो जी कल भारत बंद का आह्वान कर दिया, है ना, नाप देगी पुलिस। ऐसे बंद का आह्वान नहीं करना जिसमें सरकारी कामकाजों में आप हस्तक्षेप कर दो। ठीक है, हड़ताल, ये सब असंवैधानिक रूप है, सब असंवैधानिक रूप है, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ठीक है, बंद का आह्वान नहीं कर सकते, हड़ताल का असंवैधानिक है। हड़ताल कब की जा सकती है, सही तरीके से हड़ताल की जा सकती है। सरकार ने कोई कानून बनाया, आप उसके प्रति आप खुश नहीं है तो आप आराम से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन नहीं चलेगा, शांतिपूर्वक चल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आरटीआई, ये भी आपका 19 के 1 में ही आता है। आपसे पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो याद रखना स्वतंत्रता का ही अधिकार है। ठीक है। राइट टू प्राइवेसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी की अगर मैं बात करूं, राइट टू प्राइवेसी होता है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। भैया अगर कोई तुम्हारा फोन टैप कर रहा है और तुम्हें ये सूचना मिल चुकी है, तुम्हें पता लग गया है कि मेरा फोन टैपिंग पे लगा हुआ है, 1 सेकंड मत लगाइएगा, तुरंत आप एफआईआर दर्ज कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कीजिए। अगर आपका फोन वास्तविकता में टैपिंग में होगा तो उसके खिलाफ मतलब कड़े से कड़ी उसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसने आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया। ठीक है। आपके पास ये प्राइवेसी है, आपका ये अधिकार है कि आपकी लाइफ एक प्राइवेट लाइफ के रूप में भी है। ठीक है। फोन टैपिंग कोई नहीं कर सकता, मतलब आप फोन पे क्या वार्तालाप कर रहे हो, आप किसको कौन सी पेमेंट भेज रहे हो, आप किससे क्या मैसेज में बात कर रहे हो, फोन टैप करने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं। पर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को ये पता है कि उसका फोन टैपिंग पे है और जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है, यकीन मानना उस दूसरे व्यक्ति को, वो तो दूसरा व्यक्ति बिल्कुल लिख के रख ले कि उसके प्रति जो सरकार मतलब जो न्यायालय अब विधि के तहत जो उसके खिलाफ सजा देगा ना, वो तो भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन आप भी ध्यान रखिए कि फोन टैपिंग एक इलीगल आपका राइट है ना, मतलब आप फोन टैप नहीं कर सकते किसी का भी, किसी का भी। ठीक है। मतदाता को सूचना देने का अधिकार है, मतदाता को सूचना देनी होगी, ये चुनाव सुधार के लिए किया गया है। ठीक है। मतदाता को बताओगे, सूचना दोगे। ठीक है। तो इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता है। अब प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है कि जो मीडिया है वो हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। मीडिया ऐसा नहीं है कि सरकार की चमची बनकर रहेगी, सरकार के पक्ष में भी बोलेगी, सरकार के विपक्ष में भी बोलेगी, अच्छी बात के लिए भी बोलेगी और बुरी बात का खंडन भी करेगी। दोनों काम प्रेस के होते हैं। इसलिए प्रेस को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अधिकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार ये आपका डीपीएसपी भी है ना, ये आपका मौलिक कर्तव्य भी है और ये आपका मेरे भाई मौलिक अधिकार भी है। ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का अगर आपने अपमान किया तो आपको कठोर से कठोर कार्रवाई होती है उसके खिलाफ। ऐसा नहीं कि 26 जनवरी पे आप ध्वज लेके आए, 15 अगस्त पे आप ध्वज लेके आए और पता चल रहा है अगले दिन आप उसको फेंक दिया आपने सड़क पे। भाई अगर आप पकड़े गए ना कि आपने फेंका है तो कार्रवाई हो जाएगी आपके खिलाफ। ठीक है। तो इसलिए कभी भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान मत करिएगा। फहराने की हिम्मत नहीं है तो अपमान भी मत करिएगा। ठीक है। अगर नहीं संभाल सकते तो अपमान नहीं करना। ठीक है। क्योंकि देश जुड़ा है। आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें, देखिए ये वही 20 और 21 है जो मैंने आपसे कहा था, जब आपातकाल देश में लगता है तो 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो। ठीक है। अब 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, एक तो ये है कि एक अपराध के लिए अगर किसी व्यक्ति को सजा हो गई है तो भैया उसे उसी अपराध के लिए दोबारा कभी सजा नहीं हो सकती, है ना। ये तो आईपीसी में भी है। एक व्यक्ति को अगर किसी केस के लिए सजा दे दी गई, पता चल रहा है अच्छा इसको एक बार मिल गई, अभी से दोबारा दो इस अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण क्या क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 20 का 1 कहता है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ने पहले कोई ऐसा कार्य कर दिया और अब बाद में कानून बन गया कि वो कार्य इलीगल है, लेकिन वो कार्य उसने कानून बनने से पहले ही कर दिया, तो क्या उसको सजा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा। ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कोई कार्य जब अपराध की श्रेणी में नहीं था, बाद में बनाने वाले कानून लागू नहीं होते, है ना। कोई भी ऐसा कानून है जो पहले अपराध नहीं था लेकिन बाद में उस अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया, लेकिन जब वो अपराध नहीं था तब उस व्यक्ति ने वो कार्य करा, तो इसलिए वो अपराधी नहीं होगा, क्योंकि वो पूर्व में कानून था ही नहीं। ठीक है। कोई अपराध पर जितनी सजा है अपराधी उतनी ही भागीदार रहेगा। अब ये नहीं कि जबरदस्ती कितनी सजा दे दो, जितनी वो सजा का भागीदार होगा, जितना आईपीसी के तहत उसको सजा प्राप्त होगी उतनी ही वो सजा केवल भुगतेगा। उसके बाद अगर अगले की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दोहरे दंड से संरक्षण। भाई एक ही अपराध की 2 बार सजा कभी नहीं मिलती, कभी भी। ठीक है। अगर एक अपराध किया है उसकी सजा हो चुकी है तो अब उसे दोबारा उस अपराध की सजा कभी नहीं मिल सकती। ठीक है। चोरी करी थी, चोरी की सजा मिल गई, अब ये थोड़ी आप बार बार उसी को सजा देते रहोगे, चोरी कहीं भी हो रही है तो नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरी क्या कहता है, 20 के तीसरे में लिखा हुआ है आत्म अभिशंसन नहीं होगा। ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं मानी जाएगी। मतलब आप ही ने अपराध किया और आप ही अपने खिलाफ गवाही दे दो तो ये गवाही नहीं मानी जाएगी। अपने खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, अपने साथ भी कोई गवाही नहीं देगा। ठीक है। अपना पक्ष रखने के लिए मतलब न्यायालय खुद कहता है। और एक और बात याद रखिए ना
कि मजिस्ट्रेट इसको बाध्य करते हैं। ठीक है, ये जो जैसे नार्को टेस्ट होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट होता है या ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, इन तीनों टेस्ट के लिए मजिस्ट्रेट की स्वीकृति होनी जरूरी है। मतलब नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट बिना मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21 इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखो मैं तो खुद ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। मतलब आपके प्राण की स्वतंत्रता और आपके दैहिक स्वतंत्रता दोनों का संरक्षण आर्टिकल 21 में है। ठीक है, जान लेना यानी कि जो मृत्यु दंड होता है, यूएसए में इसको विधि की सामयिक प्रक्रिया के द्वारा लिया गया है, जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को माना गया है, और हमने जापान की ही प्रोसीजर को अपनाया है, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के समक्ष रख के। ठीक है, ये तो मेनका गांधी जी ने इसके खिलाफ कहा था, तो उसके खिलाफ ही केस है। आपको पढ़ना है तो वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ यहां से याद रखो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक को आर्टिकल 21 के तहत दो अधिकार दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहत नागरिकों के पास आर्टिकल 21 के तहत दो अधिकार है। पहला, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार, और दूसरा है मृत्यु वसीयत का अधिकार, यानी कि लिविंग विल, जीते जी आदमी वसीयत बना सकता है, बिल्कुल ये अधिकार है। ठीक है, जीते जी आदमी अपनी वसीयत कर सकता है, वसीयतनामा कर सकता है। और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब यह है कि इसको हम पैसिव यूथनेशिया बोलते हैं। ये बात अरुण चांद बाग के केस में कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी से ग्रसित है तो उसके परिवार की स्वीकृति से उसकी गरिमापूर्ण मृत्यु की जा सकती है। ठीक है, लाइफ सपोर्ट को हटाकर, जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट को हटाकर। लेकिन इसमें भी बहुत सारे उपबंध हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोमा में चला गया और वो 10 साल से कोमा में ही है, उसमें कोई उसकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं आ रहा, तो फैमिली अगर उसमें स्वीकृति करे तो ऐसा कर सकते हैं कि उसको लाइफ सपोर्ट से हटा सकते हैं। लेकिन अगर बिना फैमिली की सपोर्ट मतलब स्वीकृति से आपने हटा दिया किसी डॉक्टर ने, तो सीधा हत्या का केस उसके खिलाफ हो जाएगा दायर। ठीक है, अब देखो ये वाली बात मैंने बताई थी अभी, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। याद है आपको जब मैं बता रहा था स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, 15 के 3 याद आया, 15 के 3 में जब ये उपबंध था, अपवाद था ना 15 का 3, स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान देगा। इस ये आर्टिकल भी है, याद तक नहीं, आर्टिकल 21A में भी है। ठीक है, आर्टिकल 21A इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सुन लो। ठीक है, आर्टिकल 21A जो है इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, और इसमें ये अनिवार्य कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। आइए भैया, आर्टिकल 22, इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। बंदी व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो याद रखना जिस दिन वो अरेस्ट हुआ है उससे 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस की एक ड्यूटी है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को पेश करेगी, पहली चीज। ठीक है, अब जब पेश करेगी, इस पेश में भी 24 घंटे का जो ये समय है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। अब सपोज करो कि जो पुलिस है उसने बंदी या किसी व्यक्ति को फ्राइडे या सैटरडे में अरेस्ट कर लिया, अब संडे में कोर्ट बंद है, तो संडे का दिन इस 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। ठीक है, या किसी व्यक्ति को पुलिस ने जो है वो केरला से अरेस्ट किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसने केरला से अरेस्ट किया, अब केरला से उत्तर प्रदेश आने में तकरीबन 50 घंटे का समय है। अब 50 घंटे में 24 घंटे तो बीत गए, तो याद रखना यात्रा में लगने वाला समय या अवकाश, अगर न्यायालय का अवकाश है वो वाला समय, ये कभी भी इस 24 घंटे में काउंट नहीं हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जैसे सोमवार में पुलिस ने अरेस्ट किया सुबह 10 बजे, ठीक है, तो याद रखना ट्यूसडे के 10 बजे से पहले पहले हर हालत में उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना ही होगा। ये बंदी व्यक्ति का अधिकार है, ये संरक्षण है। ठीक है, जिससे पुलिस किसी भी तरीके से लापरवाही ना करे, पुलिस किसी भी तरीके से लोगों का हित ना मतलब फायदा ना उठाए। ठीक है, अब दो तरीके की चीज होती है, एक तो होता है गिरफ्तार। भैया गिरफ्तार तो तभी होता है जब आप कानून के विरुद्ध कोई काम करते हो। ठीक है, इसकी सजा इसको मिलती है अपराधी को। एक होता है निरुद्ध, जिसको डिटेंशन बोलते हैं। डिटेंशन होता है अपराध से बचाने के लिए। देखो अपराध करने के बाद अरेस्ट होता है, लेकिन अपराध से बचाने के लिए डिटेंशन किया जाता है। ठीक है, कि कोई अपराध ना हो। अगर कोई व्यक्ति है और उसका नाम बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित रहा है अपराधों में, तो पुलिस उसको डिटेंट कर सकती है, डिटेंशन कर सकती है। ठीक है, जिससे वो अपराध दोबारा ना हो पाए। वो मैंने बता ही दिया कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, यात्रा के समय को नहीं जोड़ा जाता इसमें। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 23 और 24 याद रखना, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते,
ठीक है। फोर्स लेबर, जबरदस्ती किसी लेबर को नहीं रख सकते। बिना पैसे दिए बंधुआ मजदूरी आप नहीं करवा सकते, मौलिक अधिकार है। बंधुआ मजदूरी तो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगर बंधुआ मजदूरी करवाते हैं तो जो मजदूरी करवा रहा होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसलिए बंधुआ मजदूरी कभी नहीं हो सकती विदाउट पे। और फोर्स लेबर, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 14 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए है, क्योंकि अभी मैंने बताया 6 से 14 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है, आर्टिकल 21A में भी इसकी बात है, और प्लस 15 के 3 में इसे मुफ्त करने की बात है कि मुफ्त कर दो। ठीक है, यानी कि जोखिम भरे कार्य पर, कारखाने में, कोयले के कारखाने पर इनका काम नहीं करवाया जाएगा। होटल, चाय की दुकान आदि पे लगा सकते हो, लगाना चाहो, लेकिन उससे पहले आप इन चीजों में नहीं लगा सकते, जोखिम भरे कार्यों में नहीं, कारखानों में नहीं, कोयले की खदानों में। लेकिन 2005 में संशोधन हुआ जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कार्य पर नहीं लगाएंगे। इंपोर्टेंट है, 2005 के संशोधन के तहत यह प्रावधान कर दिया गया है कि 14 साल से नीचे के बच्चा कहीं भी कोई भी लेबर के रूप में कार्य नहीं करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कानूनन रूप से अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, 14 वर्ष से नीचे के बच्चे कभी भी किसी भी कारखाने पे नहीं, होटल पे नहीं, चाय की दुकान पर नहीं। पहले थे, पहले जब केस गया था, लेकिन उसके बाद 2005 में जो फैसला आया उसके तहत बिल्कुल प्रतिबंध है। ठीक है, 6 से 14 साल का बच्चा केवल और केवल शिक्षा के लिए एलिजिबल है, वो शिक्षा ले, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगला आता है आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे आर्टिकल 25 कहता है हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने के लिए उसकी स्वतंत्रता है, वो उसका माने, उसका आचरण करे, उसका प्रचार या प्रसार करे। होता नहीं, धार्मिक सभाएं होती हैं, ठीक है, कथा होती हैं, ठीक है, ये सब करने के उसके अधिकार हैं। ठीक है, आचरण करने के अधिकार है, मानने के अधिकार है। लेकिन यहाँ पर अपवाद यह है कि केवल सिख धर्म ही, वह सिख धर्म के वही लोग, मतलब केवल सिख धर्म के लोग ही कृपाण को धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका क्या है, वो उनका रिलीजियस यहाँ पर उनका जो है इंटरेस्ट है। ठीक है, धार्मिक उनका ये है कि वो कृपाण रखते हैं। लेकिन बाकी इसके अलावा आप सोचो जी हम तो तलवार रखेंगे, हम तो बंदूक रखेंगे, भाई कतई नहीं रख सकते आप। ठीक है, केवल सिख धर्मों को यहाँ पर एलिजिबल किया गया कृपाण रखने के। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, पर आप किसी दूसरे धर्म पर अपनी चीजें हावी नहीं करेंगे, मतलब थोपेंगे नहीं। धर्म की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स से स्वतंत्रता, यानी कि धर्म को टैक्स से भी हटाया गया है कि टैक्स भी नहीं देना। कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म को मान रहा है तो उसको उसका टैक्स थोड़ी देना होगा। जैसे पहले मुगलों ने लगा दिया था, जजिया लगा दिया था, जो गैर मुसलमान होते थे उन सब पे जजिया कर लगा देते थे, तो ऐसा कोई कर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी कर नहीं होगा। देखो एक क्वेश्चन भी यहाँ पर है कि आर्टिकल 17 राज्यों के धार्मिक कार्यों के प्रबंधन पर अर्नित आय से करों के भुगतान से छूट देता है। बिल्कुल सही है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन शुल्क लगाने से भी छूट देता है। प्रबंधन शुल्क पे छूट नहीं है, प्रबंधन शुल्क हो गया मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जितने भी लगेगी उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो अर्जित आय होगी किसी भी मंदिर की, किसी भी ट्रस्ट की, उस पर कर नहीं देना होगा। ठीक है, आर्टिकल 28 की बात करूं, आर्टिकल 28 जो है शिक्षित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छूट देता है। वो कहता है आप जैसे हिंदी का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्कूल में कोई भी क्लास में भागवत गीता का पाठ आप पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, भागवत गीता का पाठ पढ़ाया जा सकता है, ऐसी चीजों को आप बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, और राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित या संचालन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी संस्थाएं जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना किसी ट्रस्ट द्वारा की गई हो, है ना। उसके बाद राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थान होंगे, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। धार्मिक शिक्षा की जा सकती है बिना आपकी मर्जी के, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब आप धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं। अब कोई व्यक्ति किसी धर्म की शिक्षा लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है। अब जैसे सपोज करो कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो क्या वो भागवत गीता नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल पढ़ सकता है। कोई हिंदू व्यक्ति है, क्या वो बाइबल नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल पढ़ सकता है। मतलब कहने का मतलब है हर कोई व्यक्ति एक दूसरे धर्म की शिक्षा को ले सकता है, और उसके लिए पर किसी को बाध्य नहीं बनाया जाए। कोई जबरदस्ती नहीं कहेगा नहीं नहीं भाई तू पढ़ इसको, पढ़ इसको, पढ़ इसको, पढ़ इसको, पढ़ इसको, मान इसको कर। नहीं जी भाई साहब, ऐसा अगर आप करेंगे तो अपराध की श्रेणी में आ जाए। ठीक है, आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज है। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 जो है वो शिक्षा और संस्कृति के आधार पर दिए गए। इनमें केवल और केवल अल्पसंख्यकों की बात की गई। आर्टिकल 29 के तहत उनके शिक्षा के हितों की बात है, और आर्टिकल 30 के तहत उनके शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के प्रति बात है। ठीक है, डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं, बस याद रखो 29-30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा और शिक्षण संस्थान के ऊपर हितों की बात की गई।
भैया ये आता है आपका आर्टिकल 32। लो जी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आज का हमारा आखिरी टॉपिक भी आर्टिकल 32 ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे स्वयं भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो संविधान के तहत है, वरना इसको संविधान की आत्मा माना है। किसने माना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। यह स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का फंडामेंटल राइट्स का रक्षक कहा गया है, यानी कि गार्जियन कहा गया है। अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा व हृदय कहा है, ठीक है। आर्टिकल 32 केवल तभी लागू होता है जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो, जब किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, केवल आर्टिकल 32 तभी लागू करा, ठीक है। अगर फंडामेंटल के अगेंस्ट कानून बना हो मगर प्रैक्टिकल लागू ना हुआ हो तो आर्टिकल 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में वो अपने आप ही शून्य हो जाता है। लेकिन अगर कानून प्रैक्टिकली फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो उसे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाए। मतलब कहने का मतलब है कोई कानून सिर्फ बना है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ, ठीक है। कोई कानून बना है, बनते के साथ ही आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, पर अभी प्रैक्टिकली वो लागू नहीं हुआ, तो आर्टिकल 13 के तहत वो अपने आप ही शून्य हो जाएगा। आपको 32 के आर्टिकल की लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर वो बनने के साथ साथ लागू भी कर दिया गया, अब आपको आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। और आर्टिकल 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट ही इस पर सुनवाई करेगा, वो भी फंडामेंटल राइट्स के केस में। 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य प्रयोजनों पर भी कार्रवाई की जाती है, केवल फंडामेंटल राइट्स पे ही नहीं। लेकिन 32 में केवल फंडामेंटल राइट्स है। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट का जो आधिकारिक क्षेत्र है वो हाई कोर्ट के मुकाबले कम है, ठीक है। हाई कोर्ट के मुकाबले क्यों कम है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल आर्टिकल 32 पर सुनवाई करता है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ बाकी आपराधिक मामलों में भी इस पर सुनवाई करता है। तो उसका आधिकारिक क्षेत्र ज्यादा हो गया, यानी कि उसके पास अधिकार ज्यादा हो गए, तो हाई कोर्ट के पास अधिकार ज्यादा है रादर देन सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स पे सुनवाई के लिए कभी मना नहीं करेगा, जबकि हाई कोर्ट मना कर सकता है अगर उसके पास ज्यादा केसेस पेंडिंग में है तो, ठीक है। संसद का यह अधिकार है कि वो कानून बनाएगी और फंडामेंटल के लिए शक्ति अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है, ठीक है। अन्य न्यायालयों को भी शक्ति दी जा सकती है अगर वो कानून बनाए तो, ऐसा कर सकती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट न्यायालयों को भी दी जा सकती है अगर सरकार ऐसा कानून बना दे। अब आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है भैया रिट्स। अब ये रिट्स क्या होती हैं? रिट्स आपकी विशेष अधिकार याचिकाएं होती हैं। इन्हें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और ब्रिटिश में इन्हें प्यूटेंटिव रिट कहा जाता है, और हमारे यहाँ इन्हें क्या कहा जाता है? रिट्स कहा जाता है। ब्रिटिश में इसे रानी जारी करती है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जारी। अब देखो रिट्स भी आपकी कितने तरह की है, तो याद रखना 5 तरह की आप रिट्स लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। पहली होती है हैबीज कॉर्पस। हैबीज कॉर्पस जिसको आप बंदी प्रक्षेपकरण भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बंदी का मतलब है अरेस्ट वाला व्यक्ति, प्रत्यक्ष का मतलब है सामने लेकर आओ, अक्षीकरण का मतलब क्या होगा? लेकर आओ। तो जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है उस व्यक्ति को सामने लेकर आओ, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया और उस दिन कोई छुट्टी भी नहीं थी, यात्रा का कोई समय भी नहीं था, फिर भी पेश नहीं किया गया, तो इस रिट के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मौलिक अधिकार के हनन के प्रति केस लड़ सकता है, ठीक है। और ये किसी भी राज्य के प्रति भी आ सकती है और किसी व्यक्ति के खिलाफ भी आ सकती है, मतलब पुलिस के व्यक्ति विशेष के रूप में भी आ सकती है किसी के खिलाफ, और राज्य ने अगर ऐसा किया तो राज्य के खिलाफ भी ये जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये हैबीज कॉर्पस तब जारी होती है। लेकिन ये रिट कब जारी नहीं होगी ये भी इंपॉर्टेंट है, जब हिरासत कानून सम्मत हो। जब जो हिरासत है, जैसे 14 दिन की किसी को कह दिए कि इसको हिरासत में ले लो 14 दिन के लिए, तो भैया आप कैसे लगा दोगे कि 24 घंटे के लिए सामने पेश नहीं करा? नहीं हो सकता, ठीक है। न्यायालय की अवमानना में अगर किसी की गिरफ्तारी हुई, न्यायालय ने बार बार, न्यायालय आपको कोर्ट में आने के लिए अध्यादेश जारी कर रहा है लेकिन आप सुन नहीं रहे, उसकी अवमानना कर रहे हैं, तो उस केस में आप ये रिट कभी दायर नहीं कर सकते। गिरफ्तारी अगर संसद और राज्य विधानमंडल के आदेश पर हुई हो तब भी ये रिट दायर नहीं होगी, और हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर हो गई तो भी नहीं। जैसे बंदा अरेस्ट हुआ यूके में, उत्तराखंड में, और आप केस लगा रहे हो यूपी की उसमें सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हिरासत अगर न्यायालय के क्षेत्र से बाहर होगी तो भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट एक ही है भैया। दूसरी रिट आपकी होती है परम आदेश। परम आदेश को हम इंग्लिश में मैंडेमस बोलते हैं, ठीक है। ये एक सेंट्रल रिट है और निष्पक्षकारी रिट है, यानी कि किसी का पक्ष नहीं रखती। सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति हो, ठीक है, यानी कि किसी भी सार्वजनिक पद के खिलाफ, किसी भी निगम के खिलाफ आती है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे आदेश देगा और कहेगा कि अपना काम सही तरीके से करे या फिर पद को खाली कर दे। जैसे कोई व्यक्ति है और वो LIC का कोई व्यक्ति हो गया, SBI हो गया, अगर ये ग्राहकों की नहीं सुन रहे हैं, ग्राहकों को
जो है ठीक तरीके से डील नहीं कर रहे हैं, तो ग्राहक कह सकता है कि भी इस तरीके से हमारे चीजों का हनन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोर्ट आदेश करता है या तो आप अपना कार्य ठीक तरीके से करें, अन्यथा इस पद को खाली कर दें। ठीक है, लेकिन ये परम आदेश वाली जो रिट है ना, ये इन लोगों के खिलाफ कभी नहीं आती। एक तो राष्ट्रपति के खिलाफ, देखो याद रखना, राष्ट्रपति के पद पे रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कभी हत्या का भी मुकदमा दर्ज नहीं होता, कोई आपराधिक मुकदमा ही दर्ज नहीं होता। ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध नहीं आ सकती, किसी निजी व्यक्ति के थ्रू नहीं आ सकती, और गैर संवैधानिक संस्था के विरुद्ध भी आप इस रिट को दायर नहीं कर सकते। एनजीओ, आप कहो जी एनजीओ हमें खाना नहीं दे रहा, भैया नहीं कर सकते आप, गैर संवैधानिक के थ्रू संस्था के विरुद्ध आप इसको नहीं ला सकते। ठीक है, अधिकार परीक्षा यानी कि क्यू वारंटो, इसका मतलब होता है किस अधिकार से। सत्यता के प्रमाण मांगने पर जब कोई सार्वजनिक पद पर अवैध तरीके से पूछता है, जैसे आपने पूछे लाओ डॉक्यूमेंट दिखाओ तुम इस पद के लिए एलिजिबल हो भी, या जबरदस्ती मतलब किसी फ्रॉड तरीके से आप इस पद पर आए हो, तो उसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। आपको लग रहा है कोई व्यक्ति गलत तरीके से इस पद पर बैठ गया है, तो उसके लिए भी आप अधिकार परीक्षा को लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोर्ट आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहती है, ये निजी व्यक्ति के खिलाफ भी आ सकती है, संस्था के भी, कंपनी के विरुद्ध नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छा सॉरी, किसी निजी व्यक्ति के थ्रू नहीं जाती, संस्था के विरुद्ध नहीं आती, कंपनी के विरुद्ध नहीं आती, किसी मंत्री के विरुद्ध भी ये नहीं आ सकती। ठीक है, किसी मंत्री के विरुद्ध भी ये नहीं आ सकती। सार्वजनिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति के प्रति ये आती है क्यू वारंटो। अगला होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है ये केवल न्यायिक क्षेत्र में जारी करते हैं जब कोई न्यायालय कार्रवाई को दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करवाना हो। ठीक है, जैसे सपोज करो कि कोई डिस्ट्रिक्ट वो है कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ठीक तरीके से सुनवाई नहीं चल रही और कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा केस यहां से ट्रांसफर करके जी हाई कोर्ट ला दो। ठीक है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि यहाँ पर जल्दी से फैसला हो जाएगा, तो आप मेरा केस ट्रांसफर कर दो। तो केस ट्रांसफर करने के लिए सर्टियोरेरी लगती है, उत्प्रेषण लगती है, जब उसे लगता है कि न्याय में कोई खराबी का अंदेशा हो रहा है। ठीक है, और भैया लास्ट रेट आपकी होती है प्रोहिबिशन, जिसे आप प्रतिषेध बोलते हैं। ये भी न्यायिक क्षेत्र में ही लगती है। ये तब लगती है जब कोई न्यायालय अपने अधिकारिक क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है। ठीक है, अब सपोज करो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ऐसे केस पर सुनवाई कर रहा है जिस पर अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का था, तो यहां पर भी रिट ये जारी होती है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये करने से रोकती है और कहती है कि जब ये आपका न्यायिक क्षेत्र है ही नहीं, तो आप इस क्षेत्र पर किस तरीके से फैसला सुना रहे हो। तो इसलिए भी आपको याद रखना। ठीक है, ये 5 तरीके की रिट्स लगती हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लो 5 तरह की रिट्स। हैबीज कॉर्पस, जिसमें बंदे को पेश करना है। मैंडेमस, परमादेश, इसमें पूछा जाता है अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो जाओ अपने घर। ठीक है, क्यू वारंटो, किस अधिकार से इस पद को आपने लिया है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। उत्प्रेषण, ये एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस को ट्रांसफर करने के लिए लगती है। और प्रतिषेध लगती है जब न्यायिक क्षेत्र में लगती है, जब कोई न्यायालय अपने अधिकारी क्षेत्र से बाहर काम करे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना अगर अच्छा लगा हो। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए।